हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। और हमारी टीम आज बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके लिए क्लास 12th की फिजिक्स। तो आपका स्वागत है, सबका वेलकम है, क्योंकि आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th की भौतिक विज्ञान के सारे चैप्टर। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इस चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र और आपकी यूनिट का नाम है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी को हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले समझ लेते हैं भी यूनिट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिट में क्या क्या आएगा। ठीक है, तो हमारी यूनिट का नाम है स्थिर वैद्युतिकी। क्या मतलब होता है, एक एक पॉइंट बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो से आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, आपका साथ बना रहना चाहिए। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को आप शेयर कर दो ताकि उनको भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। ठीक है, तो चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको नोट्स भी प्रोवाइड होंगे। हम आरबीएससी ऑनलाइन ऐप में हम इसके नोट्स अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो यूनिट का नाम है हमारी स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इस यूनिट को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये है हमारी यूनिट नंबर 1। और इस यूनिट नंबर 1 में हमारे हैं 2 चैप्टर आते हैं। चैप्टर नंबर 1 है, यहां पर लिखेंगे चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। क्या लिखेंगे, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र ये है चैप्टर नंबर 1, यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1, जिसको हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके बाद एक भाग और है चैप्टर नंबर 2। तो इसका मतलब है ये चैप्टर का नाम है विद्युत विभव तथा संधारित्र या विद्युत विभव तथा संधारित्र की धारिता। ये है चैप्टर नंबर, ये 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमारे 2 चैप्टर आएंगे, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 आज स्टार्ट कर रहे हैं विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या मतलब होता है, क्या मीन होता है। एक एक शब्द का मतलब समझते चलेंगे तभी हमें फिजिक्स पूरी की पूरी समझ में आएगी। तो देखिए, स्थिर का मतलब आपको पता है विरामा अवस्था में, और वैद्युतिकी का मतलब होता है आवेश। वैद्युत का मतलब क्या होता है, आवेश, और स्थिर का मतलब होता है विरामा अवस्था। तो विरामा अवस्था में आवेश के अध्ययन को हम बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। समझ में आ रही है बात। स्थिर मतलब रुका हुआ, जो चलता नहीं है, मतलब विरामा अवस्था में। वैद्युत का मतलब आवेश। आवेश अगर विरामा अवस्था में है और हम उसका अध्ययन कर रहे हैं तो हम इसका मतलब स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं। तो आवेश अगर विरामा अवस्था में होता है तो वो क्या उत्पन्न करता है, तो देखिए जैसे ये आवेश है, ये विरामा अवस्था में है, तो अपने चारों तरफ ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या पड़ा, विद्युत आवेश। क्या उत्पन्न करता है विरामावस्था में, विद्युत क्षेत्र। तो नाम पड़ गया इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आ रहा है समझ में। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अगर शब्द को समझना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को कैसे समझेंगे। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। क्या मतलब होता है इलेक्ट्रो का, चार्ज। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, मतलब विरामा अवस्था। द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब विरामा अवस्था में आवेश के अध्ययन को हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो इस बात को हम लिखते हैं, तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले विरामा अवस्था में आवेश के अध्ययन को, आवेश का क्या करेंगे हम, अध्ययन करेंगे। तो विरामा अवस्था में आवेश के अध्ययन को
हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए ना कि भाई यूनिट जिसको पढ़ रहे हैं उसमें करेंगे क्या हम। तो देखिए भाई आपको इतनी बात और याद रखनी है कि इस पूरी यूनिट में चैप्टर नंबर 1 में और चैप्टर नंबर 2 में आवेश रुका हुआ ही रहेगा, आवेश कभी चलेगा नहीं। ये बात आपको याद रखनी है कि भाई आवेश हमारा पहले और दूसरे चैप्टर में रुका हुआ है। तो आपको क्या सर आवेश चलने कब लगेगा, हमारा आवेश तीसरे चैप्टर से चलना लगेगा। और आवेश जब चलता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो चौथे चैप्टर का नाम हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। इसी प्रकार आवेश की कहानी चलती रहेगी और 8 चैप्टर तक, 1 से लेकर 8 चैप्टर तक हमारी पहली बुक जो पूरी है वो आवेश को ही समर्पित है। ठीक है, आवेश की पूरी जीवन, उसका पूरा जीवन जो होता है ना, वो आवेश का पूरी की जीवन की कहानी, पूरी स्टोरी ऑफ चार्ज वो पहली बुक में हमारी है कि आवेश पहले विरामावस्था में था, फिर गतिमान अवस्था में आया, फिर आवेश त्वरित गति भी करता है। तो छठे जो चैप्टर होगा उसमें आवेश त्वरित गति करना प्रारंभ करेगा। तो धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आज हमारा पहला टॉपिक है आवेश। तो सबसे पहले कि भाई आवेश होता क्या है, आवेश क्यों किसी वस्तु पर आता है, आवेश के आने का कारण क्या है। तीसरी बात, आवेश के कितने प्रकार होते हैं। और चौथी बात, आवेश का मात्रक क्या होता है। इन सारे प्रश्नों को, ये जो 4 प्रश्न है, इनका हम आपको आंसर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं आवेश क्या होता है। तो यहां पर लिखेंगे कि आवेश किसी भी वस्तु का एक गुण होता है। आवेश क्या होता है, तो यहां पे लिखेंगे आवेश किसी भी वस्तु का गुण होता है। अगर किसी वस्तु पर आवेश आ गया तो उस वस्तु पर विद्युतीय गुण उत्पन्न हो जाएंगे, या विद्युतीय वो वस्तु विद्युतीय प्रभाव प्रदर्शित करने लग जाएगी। ठीक है, तो यहां पर पहले लिखते हैं कि आवेश, पहले परिभाषा लिखते हैं फिर आपको और अच्छी तरह समझाते हैं। आवेश किसी वस्तु का मूलभूत गुण या गुण होता है, किसी वस्तु का गुण होता है जिसके कारण वह वस्तु विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करती है। आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह वस्तु विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करती है। तो अगर आवेश नहीं होता तो विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न नहीं करती, और आवेश है तो वह आवेश के कारण कौन सा प्रभाव उत्पन्न कर रही है, विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न कर रही है। ठीक है, विद्युतीय प्रभाव क्या होता है, देखिए कभी कभार आप टीवी की स्क्रीन के पास में ऐसे हाथ फेरते हैं, बिल्कुल आप टच नहीं करते, टीवी की स्क्रीन को छूना नहीं है, टच नहीं करना, बिल्कुल पास में आपको हाथ रखना है। तो आपको विद्युत क्षेत्र अनुभव होता है ना। कई बार प्लास्टिक की चेयर हम देखते हैं, प्लास्टिक की चेयर के बिल्कुल पास में आप हाथ फेरिए से, बिल्कुल पास, छूना नहीं है, पास से हाथ फेरना है, आपको कुछ विद्युत क्षेत्र सा अनुभव होता है। वो क्यों अनुभव हो रहा है, क्योंकि उस प्लास्टिक की कुर्सी में आवेश है, वो आवेश के कारण विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न कर रही है। वो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकती है, मतलब विद्युत प्रभाव क्या होता है, जैसे विद्युत क्षेत्र वो उत्पन्न कर रही है, और आप विद्युत क्षेत्र को अनुभव भी कर सकते हो। अनुभव करने के लिए बता रहा हूं, जैसे आपकी टीवी की स्क्रीन है, अब बिल्कुल पास में हाथ, उसके बिल्कुल पास में ऐसे हाथ स्पर्श करके देखिए, टच नहीं करना, बिल्कुल छूना नहीं है, पास में हाथ रखना है, तो आपको क्या अनुभव होगा, आपको विद्युत क्षेत्र या विद्युतीय गुण उत्पन्न होंगे। तो ये होता है आवेश। तो जिस वस्तु पर आवेश आ गया वो विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करेगी। ये बात क्लियर होगी सबको। तो ये तो हो गया हमारा पहला बिंदु की आवेश होता क्या है। तो वस्तु का मूलभूत गुण होता है जिसके कारण वस्तु के पास विद्युतीय प्रभाव वस्तु उत्पन्न करने लग जाती है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने लग जाती है वस्तु। ओके, अब बात आती है कि किसी वस्तु पर आवेश आता क्यों है। ठीक है, तो उसका आंसर देने के लिए हम यहां पर बात करते हैं किसी भी परमाणु की। किसकी बात करते हैं, परमाणु की। तो देखिए कोई भी परमाणु, मान लीजिए एक ये परमाणु है, परमाणु के मध्य में कौन रहता है, नाभिक, और नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं,
नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, और एक और नाभिक है ये वाला, ओके ओके जी, इसके चारों तरफ भी क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये दो परमाणु आपको एक बार समझाने के लिए मैंने इस तरह से बना रखे हैं। ये है परमाणु नंबर ए और ये है हमारा परमाणु नंबर बी। अब क्या होता है, आपको इतना मालूम होगा कि नाभिक के पास धनात्मक आवेश होता है और नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार गति करते हैं उनके पास ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है, ओके। तो ये यहां पर देखिए, ये इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार गति कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार गति कर रहे हैं नाभिक के चारों तरफ। तो अगर इलेक्ट्रॉन के पास आवेश ऋणात्मक है, जितना किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के पास जितना ऋणात्मक आवेश होता है उतना ही धनात्मक आवेश नाभिक पर उपस्थित होता है। तो नाभिक पर अगर आवेश है, मान लीजिए, ये केवल आपको एक उदाहरण के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल यहां पे फोकस करते रहिए, एक एक बात समझ में आ जाएगी, टॉपिक बहुत आसान है, ठीक है। तो नाभिक पर अगर आवेश है +3e, तो इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इनके सबका आवेश अगर योग करो तो -e, तो कुल मिला के ऋणात्मक आवेश कितना हो गया, -3e। तो नाभिक पर जितना धनात्मक आवेश होता है, नाभिक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन पर भी उतना ही ऋणात्मक आवेश होता है। तो अगर कुल आवेश जोड़ा जाए तो कितना आएगा, +3e -3e बराबर कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। उसी प्रकार मान लीजिए इसका एग्जांपल देते हैं, ठीक है। तो ये एक नाभिक है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है हमारा E और एक और इलेक्ट्रॉन है E, और नाभिक पर आवेश है +2e। तो ये वाला भी अगर देखा जाए परमाणु तो उदासीन है, क्योंकि इस पर जितना धनात्मक आवेश है उतना ही ऋणात्मक आवेश है। तो कुल आवेश कितना हो गया है हमारे पास, 0। तो कोई भी परमाणु अपने आप में उदासीन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान दीजिए, कोई भी परमाणु अपने आप में उदासीन होता है। उदासीन का मतलब जितना उसके पास धनात्मक आवेश है उतना ही उसके पास ऋणात्मक आवेश होगा, इसलिए कुल आवेश कितना होगा, 0। इसलिए कुल आवेश कितना होगा, 0। तो ये दोनों, ये परमाणु भी उदासीन है, ये परमाणु भी उदासीन है, ओके। अब हमारी कहानी स्टार्ट होती है। अब मान लीजिए इस परमाणु के बाह्य कक्षक में जो ये इलेक्ट्रॉन लगा दिख रहा है, अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के और नाभिक के बीच में एक बंध होता है, क्योंकि ये ऋणात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश है। ये नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखता है, आकर्षण बल से ये खींच के रखता है। तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन जो है और नाभिक के बीच में जो बंध है, जो आकर्षण बल है, वो बहुत ही दुर्बल है, ठीक है। और इस नाभिक के पास ये जो बाह्य कक्षक है, इस नाभिक का बताइए बाह्य कक्षक कौन सा है, बाह्य कक्षक ये वाला है बाह्य कक्षक, और इस परमाणु का बाह्य कक्षक कौन सा है, ये वाला है बाह्य कक्षक। और इस परमाणु के लिए ये जो बाह्य कक्षक में इलेक्ट्रॉन है, ये मान लीजिए दुर्बल बंध से बंधा हुआ है, दुर्बल रूप से बंधा हुआ है। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन में और नाभिक के बीच में बहुत ही दुर्बल बल है, दुर्बल आकर्षण बल है, मतलब बहुत ही वीक फोर्स से ये बंधा हुआ है, ठीक है, ओके। और ये वाला जो बाह्य कक्ष है, इस परमाणु के बाह्य कक्ष में ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये प्रबल बंध से बंधा हुआ है, प्रबल बंध से, और ये दुर्बल बंध से बंधा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है, मान लो ये दोनों परमाणु एक दूसरे के साथ अन्योन्य क्रिया करते हैं, मतलब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, चाहे हम दो वस्तुओं को रगड़ रहे हो या किसी भी प्रकार से संपर्क में आते हैं। और इसका, क्योंकि ये इसका जो इलेक्ट्रॉन है, जो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन है, ये दुर्बल बंध से बंधा हुआ है, और इसका बाह्य कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है, ये प्रबल बंध से बंधा हुआ है। तो ये तो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा नहीं, ये परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये प्रबल बंध से बंधा हुआ है। लेकिन ये परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा जब ये दोनों
अन्योन्य क्रिया करेंगे, किसी प्रकार ये संपर्क में आएंगे, या दो परमाणु को हम ऐसे फ्रिक्शन कर रहे हैं, घर्षण कर रहे हैं, तो ये अपने बाह्य इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, ये त्याग नहीं करेगा। तो वो परमाणु जिनके, ध्यान से सुनना बात, ये बात लिख भी दूंगा मैं, वो परमाणु जिनके बाह्य कक्षक में इलेक्ट्रॉन दुर्बल बंध से बंधे होते हैं, वह परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, तथा वह परमाणु जिसके बाह्य कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रबल बंध से बंधे होते हैं, वह परमाणु इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर लेता है। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। ठीक है, तो किसने प्राप्त किया इलेक्ट्रॉन को? जिसके बाह्य कक्षक में प्रबल बंध से इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ था। और किसने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया? जिसके बाह्य कक्षक में इलेक्ट्रॉन दुर्बल बंध से बंधा हुआ था। तो इस बात को अपन लिखते हैं। अब एक बार देख लीजिए, अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो इसके पास अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? -4। 3 तो पहले से ही थे और एक और आ गया, तो -4। इसके पास धनात्मक आवेश कितना है? +3 ई। तो +3 ई में से -4 ई करो तो कितना आ जाएगा आवेश? -E। और इसके पास कितने चार्ज रह गया? ध्यान दीजिए, कितना आवेश रह गया? +2 ही तो है। नाभिक पे कितना आवेश है? +2 ही। 2 इलेक्ट्रॉन थे जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया, तो -E और आवेश रह गया +E। तो हम यहां से कई बातें सीख चुके हैं। सबसे पहले बात का प्रश्न कि आवेश क्यों किसी वस्तु पर आता है, तो पहले लिखेंगे आवेश इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण किसी वस्तु पर उपस्थित होता है। आवेश का कारण क्या है? आवेश का कारण एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस पर नहीं आता तो इस पर -E आवेश नहीं आता और इस पर +E आवेश नहीं आता। तो जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से या एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरित होते हैं तभी वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न होता है, पहली बात। दूसरे नंबर बात क्या है कि जो परमाणु में बाह्य कक्षक में दुर्बल बंध से इलेक्ट्रॉन बंधे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? त्याग। और जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रबल रूप से बंधे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को कहते हैं प्राप्त। तो इसने इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया क्योंकि प्रबल बंध से बंधा हुआ था, इसने इलेक्ट्रॉन को त्याग किया। दूसरी नंबर बात हो गई। ठीक है, तीसरे नंबर बात क्या है? तीसरे नंबर बात यह है कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है वो ऋणात्मक आवेशित हो जाता है, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो धनात्मक आवेशित हो जाता है। समझ में आ रही है बात? तो जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करा, इसने प्राप्त किया तो ऋणात्मक आवेशित हो गया, इसने त्याग किया तो धनात्मक आवेशित हो गया। समझ में आ रही है बात सबको? ओके, तो 3 पॉइंट समझ में आए हमें। ठीक है, ये तीनों पॉइंट लिखेंगे अभी। चौथा पॉइंट क्या है? आवेश तभी आता है जब हम किसी परमाणु के उदासीनता में भंग कर देते हैं। उदासीनता को भंग करना या विक्षोभ उत्पन्न करना। ये पहले परमाणु उदासीन था, देखो कुल आवेश 0, तो ये उदासीन था। ये परमाणु भी पहले उदासीन था, मतलब न्यूट्रल था। न्यूट्रल मतलब उदासीन, उदासीन मतलब न्यूट्रल। तो दोनों परमाणु पहले उदासीन थे। लेकिन मैंने क्या किया? इन दोनों की अन्योन्य क्रिया कराई, इस प्रकार क्रिया कराई कि एक ये इसने इलेक्ट्रॉन को त्याग किया और इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया है, प्राप्त कर लिया। ठीक है, समझ में आई? तो मैंने इनकी उदासीनता में गड़बड़ कर दी। गड़बड़ मतलब विक्षोभ कर दिया। तो परमाणु की उदासीनता में विक्षोभ के कारण आवेश उत्पन्न होता है। यह बात आपको समझ में आई? ओके, तो ये चारों बिंदुओं को जल्दी से हम लिखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, ओके, तो यहां पर लिखते हैं सबसे पहला बिंदु। पहला बिंदु क्या लिखेंगे? जिस परमाणु के बाह्य कक्षक में, थोड़ा सा डार्क लेते हैं कलर को हम मार्कर के ताकि आपको आसानी से दिख सके। तो यहां पे लिखते हैं जिस परमाणु के बाह्य कक्षक में, जिस परमाणु के बाह्य कक्षक में इलेक्ट्रॉन दुर्बल रूप से बंधे होते हैं,
दुर्बल रूप से, जिस परमाणु के बाह्य कक्षक में इलेक्ट्रॉन दुर्बल रूप से बंधे होते हैं, तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन दुर्बल रूप से बंधे हुए हैं वह इलेक्ट्रॉन का क्या कर देते हैं, वे इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं, वह इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं। सेम टू सेम बात यहां पर लिख लेंगे, तथा जिस परमाणु, सेम बात लिखेंगे यहां पे, जिस परमाणु, जल्दी जल्दी लिखते रहेंगे, जिस परमाणु के बाह्य कक्षक में, जिस परमाणु के बाह्य कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रबल रूप से, इलेक्ट्रॉन प्रबल रूप से बंधे होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रबल रूप से बंधे होते हैं, वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ग्रहण कौन कर रहा है, जिसके पास अपने इलेक्ट्रॉन तो प्रबल रूप से बंधे हुए हैं, वो दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन और ले रहा है, ठीक है। और जिसके बाद बाह्य कक्षक में दुर्बल रूप से बंधे हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है कि ले जाओ भाई इलेक्ट्रॉन मेरे से। तो वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या करता है, करता है, ठीक है। तो ये होगी हमारी पहली बात। अब इलेक्ट्रॉन का, अब अगली बात लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का एक वस्तु से, इलेक्ट्रॉन का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण ही, जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होते हैं, इलेक्ट्रॉन का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण ही आवेश का कारण है। तो आवेश का कारण अगर कोई पूछे तो क्या बताना है कि इलेक्ट्रॉन का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण ही आवेश का कारण है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, ओके। अब एक बात और लिखते हैं, थोड़ी सी गहरी बात है ये, ठीक है। गहरी बात गहरे कलर से लिखेंगे, काले कलर से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, किसी परमाणु की उदासीनता, किसी परमाणु की उदासीनता में विक्षोभ ही, किसी परमाणु की उदासीनता में विक्षोभ ही आवेश का कारण है। अगर मैं किसी परमाणु है वो उदासीन है, न्यूट्रल है, तो कोई दिक्कत नहीं, तब आवेश नहीं होएगा। लेकिन जैसे ही मैं उसकी उदासीनता में विक्षोभ करूंगा, आवेश उत्पन्न होगा। किसी परमाणु की उदासीनता में विक्षोभ ही आवेश का कारण है, या विक्षोभ के कारण आवेश उत्पन्न होता है, एक ही बात है ये दोनों। ऐसे भी लिख सकते थे इस लाइन को, किसी परमाणु की उदासीनता में विक्षोभ के कारण आवेश उत्पन्न होता है, या विक्षोभ ही आवेश का कारण है, एक ही बात है दोनों, ठीक है। ये तो हो गई हमारी चारों बातें। तो हमने किस प्रश्न का जवाब यहां पर दिया है, हमने दिया है कि आवेश का कारण क्या है, ठीक है। अब तीसरा बिंदु है हमारा कि आवेश के प्रकार क्या होते हैं। तो आवेश के प्रकारों का जवाब हम यहां पे देंगे। तो देखिए, तो यहां लिखेंगे आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं सबको पता है, जो भी पढ़ रहा है, इतना कॉमन सेंस सबको है, सबने पढ़ाई करी है। दो प्रकार के होते हैं। कौन सा आवेश होता है, धनात्मक आवेश मतलब पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश मतलब नेगेटिव चार्ज। तो धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। अब धनात्मक आवेश क्या करता है, तो जो वस्तु या जो परमाणु, ठीक है, जो वस्तु भी लिख सकते हैं क्योंकि परमाणुओं से ही वस्तु बनती है, परमाणुओं से ही अणु बनते हैं। तो यहां पर हम वस्तु भी लिख सकते हैं, परमाणु भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है,
धनात्मक या धनावेशित हो जाती है, धनावेशित कहलाती है या हो जाती है, एक ही बात है। यहां पर क्या लिखेंगे, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, क्या लिखेंगे, ऋणावेशित हो जाती है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग करती है, धनावेशित जो ग्रहण करती है, ऋणावेशित हो जाती है। ओके, तो ये आ गए हमारे आवेश के प्रकार। कोई दिक्कत नहीं, दो प्रकार के होते हैं, धनावेशित और ऋणावेशित। देखो अभी चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो बिल्कुल बेसिक टॉपिक से, बिल्कुल आपको जीरो से पढ़ा रहे हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, ठीक है। सभी प्रकार से बात करेंगे। ओके, तो यहां बात करते हैं आवेश। तो आवेश का मात्रक से पहले मैं यहां पे बता देता हूं कि आवेश सबसे पहले एक अदिश राशि होती है। तो आवेश कैसी राशि होती है, आवेश एक अदिश राशि होती है, क्योंकि आवेश के पास कोई भी दिशा का ज्ञान नहीं होता है। आवेश एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अदिश राशि का मतलब क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो वे राशियां जिनके पास केवल परिमाण हो और दिशा का ज्ञान ना हो, वो स्केलर या अदिश राशियां होती हैं। तो चार्ज या आवेश क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। क्योंकि आवेश के पास केवल परिमाण होता है, आवेश के पास कोई भी दिशा का ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। तो अदिश राशि होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि आवेश एक व्युत्पित राशि होती है। कौन सी राशि होती है, व्युत्पित। व्युत्पित का मतलब होता है, व्युत्पित राशि का मतलब होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या मतलब होता है व्युत्पित राशि का, डिराइव्ड क्वांटिटी। आप कहोगे सर व्युत्पित राशि का डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब हमें पता ही नहीं है, आप क्या बता रहे हो, अभी बताते हैं। तो ये तो पता लगे ना कि आवेश एक अदिश राशि होती है। अब अगला पॉइंट ये है कि आवेश एक व्युत्पित राशि होती है, व्युत्पित राशि होती है। तो पहली बताए, देखिए भौतिक राशियां हमने 11वीं कक्षा में अगर आपने पढ़ा हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, हम यहां पे बताने के लिए ही आपको। तो कोई भी भौतिक राशि दो प्रकार की होती है, ठीक है, कि भी मूलभूत राशि क्या होती है और व्युत्पित राशि क्या होती है। मूलभूत राशियों को बोलते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटीज और व्युत्पित राशि को हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। तो मूलभूत राशियां क्या होती थी, अगर आपने 11th क्लास में ढंग से पढ़ा है पहला चैप्टर, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो वापस एक बार देख लीजिए। तो मूलभूत राशियां होती हैं द्रव्यमान, ठीक है। सबसे पहली मूलभूत राशि है द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब मास, ठीक है। उसके बाद दूसरी मूलभूत राशि की बात करेंगे, लंबाई। द्रव्यमान के बाद बात करते हैं किसकी, लंबाई। लंबाई भी एक मूलभूत राशि है। मूलभूत राशि का मतलब होता है कि जिन राशियों से दूसरी राशियां बनाई जा सके उनको मूलभूत राशियां कहते हैं, ठीक है। जैसे चाल के सूत्र में क्या आता है, दूरी बट्टा समय। तो दूरी और समय मूलभूत राशि हैं, और दूरी और समय से बना चाल, तो चाल हो गई व्युत्पित राशि। तो मूलभूत राशियों से जो राशियां बनती हैं उनको बोलते हैं व्युत्पित राशि, ठीक है। तो द्रव्यमान, लंबाई, फिर बात करेंगे समय, ठीक है। समय के बाद बात करेंगे तापमान, तापमान, तापमान के बाद बात करेंगे विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा के बाद बात करेंगे पदार्थ की मात्रा या प्रकाश की प्रदीपन तीव्रता। यह है प्रकाश की प्रदीपन तीव्रता, ठीक है। क्या होती है प्रकाश की प्रदीपन तीव्रता, जो प्रकाश होता है, लाइट होती है, अगर वो मैं कम कर दूं, मान लो मैंने 2 ट्यूबलाइट जलाई है और एक ट्यूबलाइट मैं बुझा दूं, तो प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाएगी, कम। तो ये प्रकाश किस तीव्रता से किसी वस्तु पर गिरता है उसको बोलते हैं
प्रकाश की तीव्रता उसका मात्रक होता है कैंडेला। ये हमने सब 11th में देखा हुआ था, ठीक है। तो मूलभूत राशियां और व्युत्पन्न राशियां क्या होती है, एक बार जल्दी से देख लें। प्रकाश की प्रदीपन तीव्रता, और लास्ट में बात करेंगे पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा हम पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री में, मोल, तो वो पदार्थ की मात्रा में बताता है। तो ये 7 मूलभूत राशियां हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। इनके अलावा कोई भी मूलभूत राशि नहीं होती। ये 7 मूलभूत राशियां फिक्स हैं। अब मूलभूत राशियां क्यों कहा इसको, क्योंकि फिजिक्स में कोई भी सूत्र बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, फिजिक्स में कोई भी फॉर्मूला बनता है ना, वो इन्हीं राशियों से मिलकर बनता है। कोई भी, आप 11th का कोई भी फॉर्मूला उठा लो, 12वीं का, ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, कोई भी पढ़ाई कोई कर रहा है और वो फिजिक्स का फॉर्मूला देख रहा है, तो वो फिजिक्स का फॉर्मूला इन्हीं 7 मूलभूत राशियों से बना होगा, इसलिए इन्हें मूलभूत राशियां कहते हैं। ठीक है, कि कोई भी सूत्र में ये काम आती हैं, ठीक है, कोई भी सूत्र में मूलभूत राशियों से ही बनता है हमारा फिजिक्स में। अब बात करते हैं व्युत्पन्न राशि क्या होती है। मूलभूत राशियों से मिलकर जो राशियां बनती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा ये 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 राशियों के अलावा जो भी राशियां बची वो सारी की सारी व्युत्पन्न राशियां हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, हम आवेश के बारे में बात कर रहे थे, तो देख लीजिए आवेश का नाम इन 7 मूलभूत राशियों में आ रहा है क्या? द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा आ रहा है, लेकिन आवेश नहीं आ रहा है। इसका मतलब आवेश मूलभूत राशि नहीं है। तो आवेश कौन सी राशि हुई? आवेश एक व्युत्पन्न राशि हुई। तो व्युत्पन्न राशि हमेशा मूलभूत राशियों से बनता है मिलकर। तो इसका मतलब आवेश का सूत्र क्या होना चाहिए? तो ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। देखिए, आपने 10वीं क्लास में यह पढ़ा होगा कि विद्युत धारा का सूत्र होता है आवेश के या विद्युत आवेश के प्रवाह की दर, ठीक है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर I बराबर, ये विद्युत आवेश है, अपॉन में दर जब भी लिखते हैं तो बटे में समय आ जाता है। तो आवेश बटा समय सबको याद है कि ये अपने 10th क्लास से पढ़ा हुआ है, ठीक है। विद्युत धारा बराबर आवेश में प्रवाह की दर। तो यहां से आवेश का मान कितना आएगा? I इंटू टी। आवेश का मान आएगा I इंटू टी। ये देखिए, तिरछी गुणा कीजिए। अब यहां पर I क्या है? यहां पर I क्या है? विद्युत धारा, ठीक है भाई, ओके। यहां पर T क्या है? T है यहां पर समय, ये भी बात ठीक है। और यहां पर Q क्या है? Q यहां पर आवेश है। तो यहां पर आपने देखा कि जो आवेश है वो ये मूलभूत राशि और समय, विद्युत धारा और समय से मिलकर बनी है आवेश। तो ऐसी राशि जो मूलभूत राशियों से मिलकर बनती है उन्हें हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। इसीलिए आवेश एक व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि ये एक धारा जो कि एक मूलभूत राशि है और समय जो एक मूलभूत राशि है से मिलकर बनी है। ये बात आपको क्लियर हुई अच्छी तरह से? ओके, ठीक है। तो अब यहां पर हमें पता लग गया है कि आवेश का सूत्र क्या है। तो आवेश का सूत्र यहां पर बात करेंगे, आवेश का सूत्र फॉर्मूला ऑफ चार्ज, ठीक है। तो यहां पर आवेश का सूत्र क्या बना हमारे पास? ये बना Q बराबर I इंटू टी, विद्युत धारा इंटू समय। ये बन गया हमारे पास आवेश का सूत्र। तो सूत्र से हम क्या निकालते हैं? मात्रक। तो बात करते हैं आवेश के मात्रक की। कौन से मात्रक की बात करते हैं? SI मात्रक की बात करते हैं, ठीक है। तो एक तो बना SI मात्रक सूत्र से बनता है मात्रक। तो देखिए, I मतलब धारा, विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो इस I की जगह मैं लिख देता हूं A मतलब एम्पियर, ऐसे लिख देता हूं एम्पियर। फिर यहां पर दिख रहा है गुणा में मुझे समय, तो समय का मात्रक होता है सेकंड, तो मल्टीप्लाई में लिख देता हूं सेकंड, ठीक है। या मैं इसको शॉर्ट में लिख सकता हूं A, एम्पियर को लिख दूंगा A और सेकंड को लिख दूंगा S। तो विद्युत धारा का विद्युत आवेश का एक मात्रक तो पता लग गया, एम्पियर इंटू सेकंड, और एक वैज्ञानिक कुलाम के नाम पर, ठीक है, या कुलाम के सम्मान में एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था कुलाम, उसके सम्मान में इसका एक और मात्रक रखा। जैसे कि बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, न्यूटन के सम्मान में, वैसे ही एक ऐसा ही मात्रक
हमने आवेश का रखा कूलाम, वैज्ञानिक कूलाम के सम्मान में, जिसको हम शॉर्ट में सी कहते हैं। इसलिए आवेश को ऐसा ही मात्रक के लिए हम एम्पियर इंटू सेकेंड भी लिख सकते हैं या सी भी ले सकते हैं, कैपिटल सी कूलाम के लिए। ज्यादातर हम इसको कूलाम लेते हैं, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया आवेश का ऐसा ही मात्रक। अब बात करते हैं आवेश के सीजीएस मात्रक की। तो आवेश का सीजीएस मात्रक में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा यहां पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आवेश के सीजीएस मात्रक दो प्रकार के होते हैं। तो सीजीएस मात्रक बताने से पहले मैं बीच में डिवाइड करता हूं, ठीक है। यहां पर बात करते हैं जब आवेश स्थिर हो, जब आवेश स्थिर होता है तब हम क्या पढ़ते हैं, स्थिर वैद्युतिकी। और उस समय आवेश का जो मात्रक होगा वो कहलाएगा स्थिर वैद्युत आवेश, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। और यहां पर इसमें सीजीएस मात्रक पढ़ रहे हैं जब आवेश गतिमान हो, जब आवेश गतिमान हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब आवेश गतिमान होता है, ध्यान दीजिए, जब आवेश रुका हुआ होता है मतलब उसका वेग 0 होता है, आवेश विरामा अवस्था में होता है, तब वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और उस समय इसका सीजीएस मात्रक हम लेते हैं, उसको बोलते हैं स्टेट कूलाम। क्या बोलते हैं, STAT स्टेट, और COULOMB कूलाम, ठीक है। इसको अपन शॉर्ट में ESU भी कहते हैं, ठीक है। बहुत समझते रहना, सुनते रहना बात को। जब आवेश गतिमान होता है, ये देखिए आवेश Q और ये गतिमान है। अब जब भी आवेश गति करता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। आवेश गति कर रहा है मतलब आवेश प्रवाहित हो रहा है, और आवेश के प्रवाह की दर ही विद्युत धारा होती है। तो जैसे ही आवेश गति करने लगता है तो विद्युत धारा बनने लगती है, और विद्युत धारा से बनता है चुंबकीय क्षेत्र। एक देखो फिजिक्स में क्या होता है, एक घटना से कई घटनाएं जुड़ी होती हैं। आवेश ने गति की, पहला बिंदु, आवेश ने गति की तो क्या हुआ, तो विद्युत धारा बनी। विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र बना, ठीक है। तो इस तरह से, इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और इस समय जो हम आवेश गति करता है तब हम जो मात्रक लेते हैं आवेश का, वो लेते हैं अपन विद्युत चुंबकीय। देखो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो यहां पर हम बात करेंगे आवेश के विद्युत चुंबकीय मात्रक की, ठीक है। यहां पर इसकी जगह लिखते हैं स्थिर विद्युत मात्रक, और यहां पर लिखते हैं विद्युत चुंबकीय मात्रक। किसका मात्रक, आवेश का। तो आवेश का विद्युत चुंबकीय जो मात्रक होता है वो होता है एब कूलम। क्या होता है, एब कूलम, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप बोगे सर एक बात बताओ, ये मुझे सीजीएस मात्रक कब इस्तेमाल करना है, क्या मुझे काम करना है, मुझे पूरा बताओ ढंग से, ठीक है। अब आप पूरी ढंग से बात सुनिए। पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, उसका नाम, उसको यूनिट का नाम है स्थिर वैद्युतिकी। उसमें आवेश विरामावस्था में रहता है। तो जब आवेश विरामावस्था में रहता है तो हम क्या क्या पढ़ते हैं, तब हम विद्युत क्षेत्र पढ़ते हैं, हम विद्युत विभव पढ़ेंगे, और हम संधारित्र पढ़ेंगे। एक युक्ति है संधारित्र, कैपेसिटर बोलते हैं, वो पढ़ेंगे। तो वो पहले और दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वो जब भी हम स्थिर अवस्था में आवेश पढ़ रहे हैं और उसमें आपको सीजीएस मात्रक की आवश्यकता पड़ गई, तो आपको फिर लेना है स्टेट कूलम। आपको फिर एब कूलम नहीं लेना, क्योंकि आवेश अभी रुका हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अच्छा मुझे सीजीएस मात्रक लेना है, हाँ तो देखता हूं मैं आवेश पहले गति कर रहे हैं विरामावस्था में। तो आपने देखा विद्युत क्षेत्र की बात हो रही है, तो विद्युत क्षेत्र में तो आवेश विरामावस्था में होता है। तो आपको विरामावस्था में आवेश का मात्रक लेना है, जो कि लेना है आपको स्टेट कूलम। अब मान लो आप तीसरे या चौथे चैप्टर की बात कर रहे हो, जहां पे आप विद्युत धारा या चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हो। तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जब भी पढ़ते हैं तो आवेश क्या करता है, गति करता है। तो वहां पर आपको अगर सीजीएस मात्रक की आवश्यकता पड़ गई है तो आपको फिर वहां पर विद्युत चुंबकीय मात्रक लेना पड़ेगा। और विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है एक एब कूलम होता है। क्या होता है, एब कूलम। तो विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है इसका एब कूलम। तो अब एक बात करते हैं कि एक कूलम में कितने स्टेट कूलम होते हैं और एक कूलम में कितने एब कूलम होते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे एक कूलम में
एक कूलाम में कितने स्टेट कूलम होते हैं? तो एक कूलाम में कई बार पेपर में आता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होते हैं। एक कूलाम में कितने स्टेट कूलम होते हैं? 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होते हैं। ये बात याद रख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें हैं ये बिल्कुल। अब बात आती है एक कूलाम में कितने एब कूलाम होते हैं, ठीक है। तो एक कूलाम में 0.1 एब कूलाम होते हैं, 0.1 एब कूलाम। ये बात भी याद रखें कि एक कूलाम में कितने एब कूलम होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों एब कूलम और स्टेट कूलम दोनों के दोनों ये सीजीएस मात्रक होते हैं। कौन से मात्रक होते हैं? ये सीजीएस मात्रक। अब आपको ये वाला सीजीएस मात्रक कब लेना है? जब आवेश स्थिर अवस्था में हो। तो यहां पर लिखेंगे जब आवेश स्थिर अवस्था में हो और आपको कोई कहे कि आवेश का मुझे सीजीएस मात्रक लिखना है, तो आप कौन सा लेंगे? तब आप स्टेट कूलम लेंगे। जब आवेश गतिमान अवस्था में हो, कौन सी अवस्था में हो? गतिमान अवस्था में, और तब आपको कोई कहे कि आवेश का सीजीएस मात्रक लेना है, तब आप लेंगे एक एब कूलम। और एक कूलम में 0.1 एब कूलम होते हैं, या अगर दोनों तरफ 10 की गुणा कर दें, ठीक है। अब यहां पर ऊपर वाली समीकरण में 10 की गुणा करो दोनों तरफ, तो 10 कूलाम बराबर इधर भी 10 की गुणा करें तो 1 एब कूलम आ गया। तो 1 एब कूलम में कितने कूलाम होते हैं? 10 कूलाम होते हैं, ऐसे, ठीक है। तो ये हमने बात की है सीजीएस मात्रक की, एसआई मात्रक की, ठीक है। तो आज हमने सभी प्रश्नों के आपके जवाब दे दिए हैं इस वीडियो में। देखिए आवेश के बारे में, ये देखिए सबसे पहले आवेश क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में यहां पे हमने बात की थी। आवेश किसी वस्तु का गुण होता है। अगर आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न था आवेश का कारण क्या होता है। तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से ही आवेश उत्पन्न होता है। ये पूरी बात यहां पर थ्योरी लिखी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आवेश के प्रकार, उसके बाद आवेश कौन सी राशि होती है? अदिश और व्युत्पन्न राशि होती है। उसके बाद मूलभूत राशियां और व्युत्पन्न राशि के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद आवेश का सूत्र आ गया हमारे पास, एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक, ठीक है। तो इस लेक्चर में केवल इतना ही। आप पूरा लेक्चर आपने देखा, मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। कोई डाउट हो तो साथ के साथ पूछते चलिए, ठीक है। अगली वीडियो में आपके डाउट सारे सॉल्व कर देंगे और कमेंट में आप बताइए, ठीक है, क्या डाउट आपको रहते हैं। तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में केवल इतना ही। आपने देखा, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।